गरीब बहू का ढोल। सफेद साड़ी में लिपटी बुरी हालत में एक जवान औरत अपने हाथों में ढोल लिए गली गली ढोल बजा रही होती है और लोग उसे कुछ पैसे देकर जा रहे होते हैं। वाह, क्या ढोल बजाया है। इसे कहते हैं असली कला। पर अफसोस, जिस कला को स्टेज पर होना चाहिए वो रोड पर है। बेटा, तुम बहुत अच्छा ढोल बजाती हो, फिर इस तरह रोड पर क्यों? शुक्रिया अंकल जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, सूरज डूब चुका है। वाणी कुछ पैसे लेकर अपने ढोल के साथ अपने घर की ओर निकल जाती है और एक टूटे फूटे घर में जाती है। वाणी एक बहुत गरीब औरत थी जो अपने घर में अपनी सास विमला के साथ रहा करती थी। विमला काफी बूढ़ी हो चुकी थी और काफी बीमार भी थी। अब जैसे ही वाणी घर पहुंचती है, वे देखती है कि उसकी सास जोर जोर से खांस रही है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर आ गई। आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वाणी अब जल्दी से अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है और अपनी सास को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद अपनी सास के पास बैठकर अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। अरे वीरेंद्र, आप फिर से आज मेरे लिए गजरा लेकर आ गए। माँ जी देखो ना, ये रोज मेरे लिए गजरा लेकर आते हैं। तो क्या हुआ बहू, अगर मेरा बेटा तेरे लिए रोज गजरे लेकर आता है, तुझ पर गजरा बहुत अच्छा लगता है। और एक ही तो मेरी बहू है, अगर वह भी 16 श्रृंगार करके नहीं रहेगी तो क्या इस बुढ़ापे में 16 श्रृंगार करेगी? सुन लिया माँ ने क्या कहा? और ये जो ढोल देख रही हो ना तुम, ये शादी पार्टी में उनकी खुशियों के लिए नहीं, अपनी बीवी की खुशी के लिए बजाता हूँ। क्योंकि मैं जितना अच्छा ढोल बजा लूंगा मुझे उतने पैसे मिलेंगे। और मेरा तो सपना है एक दिन स्टेज पर ढोल बजाने का, ताकि मैं फिल्मों में भी काम कर सकूं। आपकी मजाक करने की आदत तो आपकी कभी नहीं जाने वाली। इंसान के अंदर जिस चीज का हुनर होता है वो उसी चीज में जाता है। आप इतना अच्छा ढोल बजाते हैं, आप म्यूजिशियन क्यों नहीं बनते? क्यों फिल्मों में काम करना है? अरे मेरी भोली बीवी, मैं एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा, तभी तो फिल्मों के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसमें ढोल बजा पाऊंगा। कितनी भोली हो तुम। अब मैं क्यों फिल्मों में जाना चाहता हूँ? वाणी बहुत भोली थी। वे कभी भी किसी की भी बात जल्दी नहीं समझ पाती, जिस वजह से वीरेंद्र और उसकी सास उसका खूब मजाक बनाया करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन वीरेंद्र थका हारा घर आता है और काफी परेशान भी। वीरेंद्र को इतना परेशान देखकर वाणी वीरेंद्र से कहती है, वीरेंद्र जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? वाणी, मैं जिस जगह काम करता था उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। पर क्यों? आप तो कितना अच्छा ढोल बजाते हैं, फिर वे ढोल वाले आपको क्यों निकाल रहे हैं? कुछ तो बात हुई होगी ना? मैं कुछ नहीं जानता वाणी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। कहीं और काम भी नहीं मिल रहा। आज पूरा दिन मैं काम ढूंढने में लगा था। हर जगह वैकेंसी फुल है और जिस तरीके से ढोलकी की कमी हो रही है, लग रहा है कि हम ढोल वालों का तो करियर बर्बाद ही हो जाएगा। वीरेंद्र अकेला था अपने घर में कमाने वाला। अगर वीरेंद्र काम नहीं करता तो उनकी रोजी रोटी चल पानी भी मुश्किल थी। इसलिए खबर सुनकर वाणी भी काफी परेशान हो जाती है। पर वाणी और वीरेंद्र इस बारे में विमला को कुछ पता नहीं चलने देते और सारी परेशानी खुद ही झेलते हैं। समय यूं ही बीतता है, पर वीरेंद्र को कहीं काम नहीं मिलता। और एक दिन वाणी अपने पति वीरेंद्र से कहती है, सुनिए जी। वीरेंद्र वाणी को ढोल बजाना सिखाता है। बहुत जल्द वाणी वीरेंद्र की तरह ढोल बजाना सीख जाती है और एक दिन दोनों पति पत्नी ढोल बजाने के लिए गली गली जाते हैं और एक मंदिर के बाहर ढोल बजाते हैं। उन दोनों का ढोल वहाँ खड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और सभी तालियां बजाते हैं, साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। शाम को जब वीरेंद्र वाणी के साथ घर आता है तो वाणी अपने पति से कहती है, देखा, इस ढोल की वजह से पहले ही दिन हमारी कितनी कमाई हुई है। मैंने आपसे कहा था ना, नौकरी के भरोसे मत रहो। देखो, अगर इसी तरह से हम काम करते रहे तो एक दिन हम अपना खुद का ढोल बिजनेस खोल लेंगे, फिर हम भी लोगों को अपने पास काम पर रख लेंगे। हाँ वाणी, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, पर मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें मेरे साथ धूप में इस ढोल को लेकर घूमना पड़ता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अब वाणी और वीरेंद्र की जिंदगी में सब सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्द नजर लगती है। एक दिन वाणी वीरेंद्र के साथ ढोल बजाने के लिए बाहर जाती है और तभी एक दुर्घटना में वीरेंद्र की मौत हो जाती है।
वीरेंद्र की मौत होने के बाद विमला को सारा सच पता चलता है कि किस सिचुएशन से उसके बहू बेटे गुजर रहे थे, जिसके बाद विमला भी सदमे में चली जाती है। माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया और आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और अपने पति के सपने को भी पूरा करूंगी। इतना बोलकर वानी भी सो जाती है और अगले दिन फिर से अपना ढोल लेकर ढोल बजाने के लिए निकल जाती है और एक जगह अकेली बैठकर ढोल बजा रही होती है। तभी सर पर पगड़ी और तन पर नए कपड़े पहना एक लड़का उसके पास आता है और हाँफते हुए उससे कहता है, मैडम आप बहुत अच्छा ढोल बजाती हैं, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? मेरे घर वालों ने मुझे पैसे दिए थे फूल रखने के लिए, पर मैं ढोल वालों को बुलाने भूल गया। अब पूरा घर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। आज मेरे भाई की शादी है, आपको सिर्फ 2 घंटे ढोल बजाना है। मैं आपको इसकी मुंह मांगी रकम दूंगा, प्लीज 2 घंटे ढोल बजा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे हर तरह का ढोल बजाना आता है। भला इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाणी कैसे छोड़ सकती है? जब से वीरेंद्र की मृत्यु हुई थी तब से वाणी के लिए घर चला पाना मुश्किल हो रहा था और ये पहली बार था जब वे खुद काम वाणी के पास चल कर आया था। इसलिए वाणी उस लड़के के साथ उसके घर आती है, जहाँ वह काफी देर तक ढोल बजाती है। उसके ढोल पर सबके कदम अपने आप थिरकने लगते हैं और सब काफी देर तक डांस करते हैं। उसी शादी में एक बहुत बड़ा आदमी होता है जो वाणी से कहता है, बहन तुम्हारी कितनी कम उम्र है, तुम्हारी सफेद साड़ी और ऐसी हालत देखकर साफ पता चलता है कि तुम गरीबी और लाचार हो, पर फिर भी भगवान ने तुम्हें एक इतना अच्छा टैलेंट दिया है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? साहब, गरीब लोगों के टैलेंट की कोई कदर नहीं होती और अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए और मेरे पास मेरे इस ढोल के अलावा कुछ नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा। इतना बोलकर वह आदमी वाणी को एक बड़े से म्यूजिशियन में ले जाता है और उसे वहाँ काम दिलवा देता है, जहाँ वाणी वहाँ आए सभी बच्चों को ढोल बजाना सिखाती है और इस तरह से वाणी एक टीचर बन जाती है जो लोगों को ढोल बजाने की क्लास दिया करती है। इस तरह से वाणी अपनी गरीबी दूर करती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम उठाती है। नंदिनी और विशाखा दोनों देवरानी जेठानी थी। नंदिनी जो कि बहुत समझदार और सुंदर थी, जिसकी वजह से हर कोई उसकी तारीफ करता था, तो वहीं विशाखा हमेशा अपनी जेठानी से चिढ़ती थी क्योंकि वो गांव से थी, उसे शहर के तौर तरीके से रहने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन सुबह नंदिनी की सास सुशीला नंदिनी से बोलती है, ते बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दोनों थोड़ी देर में मंदिर जाना है। आज एकादशी है तो मैं हर एकादशी पर मंदिर जाती हूँ और अब तो मेरी 2 बहू है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। विशाखा तो नजर नहीं आ रही है, एक काम कर, तो विशाखा को बोल देना कि मैंने कहा है तैयार होने के लिए, तो जल्दी से काम खत्म करके तैयार हो जाओ, मंदिर चलना है। अच्छा माँ जी ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, थोड़ा सा और काम रह गया है घर का, वे निपटा कर हम दोनों आपको तैयार मिलेंगे। आप जाकर तैयार हो जाइए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम दोनों कर लेंगे। अरे बहू, मुझे तुझ पर तो यकीन है कि तू घर का काम और खुद को जल्दी रेडी कर लेगी, लेकिन उस विशाखा को कोई ना काम करना आता, ना समय पर करती, ना खुद को अच्छे से रेडी कर पाती, इसलिए तू थोड़ा ध्यान दे उसके ऊपर। पता नहीं इंसान के रूप में कछुआ मिल गई हमें, हर काम धीरे करती है। अरे माँ जी आप छोड़िए ना, इन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते, अभी बच्ची है, थोड़ी समझदार होगी ना तो सारे काम समय पर करने लगेगी। हाँ हाँ 24 साल की उम्र हो गई है उसकी, अभी से उसे बचपना लगा हुआ है। शादी होने के बाद इंसान जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने लगता है और वे है पता नहीं कब बड़ी होगी। सास के कहने पर नंदिनी और विशाखा दोनों तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक पड़ोसन मिलती है और वो नंदिनी की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह, ये क्या आज तो नंदिनी बहू के दर्शन हो गए। बहुत सुना था कि नंदिनी बहुत सुंदर है, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। सच में नंदिनी बहू बहुत सुंदर है, और सच बताऊं नंदिनी बहू तेरी सास तो हमेशा तेरी तारीफ करती रहती है, घर के काम में भी निपुण है और सुंदरता भी लाखों में एक है तेरी। आंटी जी माँ जी को ना बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए। अरे तारीफ करने के लायक है मेरी बहू तो तारीफ तो करूंगी ना। अरे विशाखा बहू अपनी जेठानी से कुछ सीख ले,
कैसे तैयार हुआ जाता है, यहाँ तक कि घर के सारे काम अच्छे से करती है। यह तेरी सास हमेशा इसकी तारीफ करती रहती है। नंदिनी की तारीफ होता देख विशाखा को मन ही मन बहुत जलन होने लगती है। तभी वो अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, अब लेट नहीं हो रहा है क्या? मंदिर जाने में काफी टाइम लगेगा, बहुत दूर है मंदिर, इसलिए समय से निकल लो। हमेशा आप मुझे कहती है ना कि काम समय से नहीं करती। अब आप बातों में लग गई, मंदिर जाने का समय भी ऐसे ही खराब हो रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? चलो जी बहन, अब हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही नंदिनी किचन में काम कर रही थी। तभी विशाखा मौका देखकर नंदिनी के कमरे में जाकर उसका सारा मेकअप का सामान चोरी करके अपने कमरे में आ जाती है और सारा मेकअप अपने बाथरूम में छिपा देती है और दरवाजा बंद करके मेकअप करने लगती है और मन ही मन खुश होते हुए बोलती है, अब मैं भी अपनी जेठानी जितनी सुंदर हो गई। अब लोग मेरी भी तारीफ करेंगे। अब लोग सिर्फ और सिर्फ विशाखा को देखेंगे। मुझे भी मेकअप करना आ गया। क्या लगा था नंदिनी को सब उसी की तारीफ करेंगे। हाथ से उसकी हकीकत पता लग जाएगी। थोड़ी देर बाद विशाखा अपने कमरे से बाहर आती है। उसका मेकअप देखकर उसकी सास उस पर हंसने लगती है। अरे अरे, ये क्या लाल बंदरिया कहाँ से आ गई? अरे तू कितना भी मेकअप लगा ले, कभी भी सुंदर नहीं लगेगी, बल्कि और मजाकिया लग रही है। माँ जी, आपको तो हमेशा मजाक ही नजर आती हूँ मैं। कभी बंदरिया लगती हूँ, कभी कुछ लगती हूँ। मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना, आप लोगों को मैं कभी अच्छी नहीं लगी। हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो। दीदी भी तो मेकअप करती है, लेकिन आप तो उनकी बहुत तारीफ करते हो। वही मेकअप जब मैं करके आई तो आप मेरा मजाक बना रही हो। असली खूबसूरती मेकअप से नहीं, व्यवहार से होता है और मन में होता है। नंदिनी मन से बहुत अच्छी है और सबके बारे में सोचती है। उसके अंदर किसी को लेकर कोई जलन या फिर नफरत की भावना नहीं है, जो हमेशा उससे जलती रहती है। इसलिए तू उसकी जैसी नहीं है। जिस दिन तू जलन की भावना मन से दूर कर देगी, उस दिन तू भी सुंदर हो जाएगी। विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने कमरे में जाती है। वो मेकअप करने के लिए तो देखती है कि उसका सारा सामान, मेकअप का सामान वहाँ है ही नहीं। वो यहाँ वहाँ सामान ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अरे ये क्या, सारा मेकअप का सामान कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अगर विशाखा से पूछती हूँ तो शायद उसे बुरा लगेगा और वो मेरी बात को समझेगी नहीं। चलो छोड़ो, दूसरा ले लूंगी। ऐसे ही नंदिनी अपने लिए फिर से बहुत सारा मेकअप का सामान खरीद लाती है। ये देख विशाखा फिर से मेकअप का सामान चुरा लेती है। मेकअप करके और अच्छा काम करके लोगों का दिल जीत रखा है ना जेठानी जी ने। अब पूरे चेहरे को ना खराब कर दिया ना, तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। विशाखा को मेकअप चुराने के बाद भी चैन नहीं मिला। नंदिनी फिर से अपने लिए थोड़ा बहुत मेकअप का सामान ले आती है। विशाखा बाजार से कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट ले आती है और नंदिनी के मेकअप वाले सामान में मिला देती है, ताकि नंदिनी का चेहरा खराब हो जाए। अब जेठानी जी जैसे ही इस मेकअप को इस्तेमाल करेगी, वैसे ही उनका चेहरा जलने लगेगा। उनकी सारी खूबसूरती 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। उसके बाद हर कोई मेरी तारीफ करेगा। फिर सबको मैं ही नजर आऊंगी, किसी को भी नंदिनी नजर नहीं आएगी। हर कोई उसकी बुराई करेगा। बहुत सहली मैंने ये जिल्लत। हर कोई मेरे मुंह पर आकर मेरी बुराई करके जाता है। अब पता चलेगा जब नंदिनी ये सारी चीजें महसूस करेगी। विशाखा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और वो भूल जाती है कि वो ये बात नंदिनी के कमरे में ही बोल रही है। तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। नंदिनी विशाखा की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद नंदिनी विशाखा से बोलती है, अरे विशाखा, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। और अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मुझे एक बार कह देती। तुम्हारे अंदर जो भी कमियां है, मैं उसे सुधारने में तुम्हारी मदद करती। और सच बताऊं तो मैंने कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं की। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा, और आज तुम इतना नीचे गिर गई हो कि मुझे इतना तकलीफ देने के लिए तैयार हो गई हो। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि ये सब सही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो गई थी। हर इंसान मेरी बुराई करता था। मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करते रहते थे सब। मेरा भी तो दिल करता था कि कोई मेरी भी तारीफ करे। मेरा सब मजाक बनाते थे। आखिर कब तक सहूं? आखिर कब तक? देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हें मैं एक ही चीज बोलूंगी, सुंदरता मेकअप से नहीं नजर आती, ये इंसान के व्यवहार से नजर आती है, उसके मन से। जब तुम ये जलन वाली भावना और बदले वाली भावना अपने मन से हटा दोगी ना, तुम उससे ज्यादा सुंदर लगोगी।
इतना सब होने के बाद भी नंदिनी विशाखा को माफ कर देती है। विशाखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद विशाखा नंदिनी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।